मैं अपने घर में इंतहाई परेशानी के आलम में बैठा था। मेरी बीवी के सर में शदीद दर्द था और मेरे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर चला जाऊं। और इसका दर्द तो बस बढ़ता ही जा रहा था और वो कुछ दिनों से सर दर्द की शिकायत कर रही थी। लेकिन मेरे पास पैसे होते तो मैं इसे डॉक्टर के पास ले जाता। मेरी बीवी मेरे साथ वाले चारपाई पे सर पर पट्टी बांधे लेटी हुई थी। इसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। इसके सर दर्द से ऐसे लग रहा था कि वो कोई आम सा दर्द नहीं बल्कि किसी बीमारी का दर्द है। नाज़िया, तुम ज़रा सब्र कर लो। मैंने अपने दोस्त को कॉल की है, वो ज़रूर हमें उधार में कुछ रकम दे देगा। फिर हम अस्पताल चलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो वो आंखें मूंद गई। वो मुझे परेशान नहीं देख सकती थी, इसीलिए ही मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी कि मुझे कुछ नहीं है। लेकिन इसकी तकलीफ मैं बखूबी देख सकता था और इसकी आंखों से निकलने वाले आंसू इस बात की अक्कासी कर रहे थे कि इसके सर में शदीद दर्द है। नवीद, आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं ठीक हूँ, बस सर दर्द ही तो है, ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी कुछ देर के लिए होता है, इसके बाद ख़त्म हो जाता है। वो मेरा हाथ थामते हुए बोली तो मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए। मेरी बीवी बड़ी सब्र वाली थी और इसे मेरा बहुत ख्याल था, मगर मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। कुछ दिनों से तो मुझे मजदूरी भी नहीं मिल रही थी। जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ से मुझे ये कहकर निकाल दिया गया कि मेरे पास तजर्बा नहीं है और एक और आदमी को रख लिया। इसके पास भी तजर्बा नहीं था और वो तो बिल्कुल भी वो काम नहीं जानता था जो मैं पिछले 3 माह से कर रहा था। लेकिन शायद इसकी सिफारिश थी, इसलिए ही मुझे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। वो एक छोटे से दफ्तर में क्लर्क की नौकरी थी जो मैं बड़े अच्छे से कर रहा था। इसके बाद भी मैंने कई जगह पर मजदूरियां की, लेकिन लोग 1-2 दिन बाद मुझे बाहर निकाल देते। अब तो पिछले 1 हफ्ते से मैं कहीं भी नहीं गया था और मेरी सारी जमा पूंजी भी ख़त्म हो चुकी थी। अब तो मुझे ये डर था कि जो सौदा मैंने पिछले माह घर में डलवाया था वो ख़त्म हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा। नाज़िया, तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, देखना मुझे कहीं ना कहीं इससे उधार मिल जाएगा। मैंने इसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा तो वो नम निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। नवीद, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि आप मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं ठीक हूँ, अब तो ज़रा दर्द भी कम हो गया है। थोड़ी ही देर बाद मुकम्मल तौर पर ही ख़त्म हो जाएगा, वो मुझसे कह रही थी और मैं उसकी बात सुन भी रहा था। लेकिन मुझे फिर भी इस पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था। इसे मेरे साथ शादी करने के बाद मिला ही क्या था। शुरू से ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था और इसके आने के बाद तो हमारा खर्चा मज़ीद बढ़ गया। अभी हमारी शादी को सिर्फ 8 माह ही हुए थे और हम ऐसे लगते थे कि जैसे हमारी शादी को कोई 20-25 साल हो गए। हम दोनों में मोहब्बत ना होने के बराबर रह गई थी और इसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ गुर्बत ही थी। जब इंसान का पेट ही भरा हुआ ना हो तो फिर मोहब्बत कहाँ से होती है। बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पैसा कुछ नहीं होता और मोहब्बत ही सब कुछ होती है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर पैसे के बगैर क्या हो सकता है। भले ही मोहब्बत भी ज़िंदगी में ज़रूरी है और इसके बगैर भी इंसान खुश नहीं रह सकता, लेकिन पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी मोहब्बत से अपनी बीवी का पेट तो नहीं भर सकता था और ना ही इसकी बीमारी में अपनी मोहब्बत से इसका इलाज कर सकता था। अचानक से मोबाइल पर मुझे दोस्त का मैसेज रिसीव हुआ। वो कह रहा था कि वो थोड़ी देर बाद मुझसे बात करेगा। इसका मैसेज पढ़कर तो मैं खुश हो गया। मुझे लग रहा था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैंने इससे 2000 रुपये मांगे थे और ये कोई बड़ी रकम नहीं थी। भले ही मेरे लिए ये एक बड़ी रकम थी, मेरे पास तो 1 रुपया भी इस वक्त नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि मेरे दोस्त के पास पैसे हैं और वो 2000 बड़ी आसानी के साथ दे देगा। मुझसे नाज़िया की ये हालत नहीं देखी जा रही थी, इसलिए मैं इसी वक्त कमरे से बाहर निकल आया। मैं सहन में बैठकर अपने दोस्त की कॉल का इंतज़ार करने लगा था और नाज़िया कमरे के अंदर ही थी। तकरीबन 1 घंटा हो चुका था और मेरे दोस्त की कॉल नहीं आई थी। मैंने भी 1-2 मरतबा इसे कॉल की थी, लेकिन इसने मेरी कॉल भी रिसीव नहीं की थी। मैं अभी वहीं पर बैठा ये सोच रहा कि आखिर मेरा दोस्त मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा कि मेरी बीवी कमरे से बाहर निकल आई। अब इसके चेहरे पर उदासी और दर्द नहीं था और इसके सर पर पट्टी भी नहीं बंधी हुई थी। नाज़िया, ये क्या है? क्या तुम्हारा सर दर्द ठीक हो गया है?
میں نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے چارپائی پر بٹھایا تو وہ مسکرانے لگی۔ نوید، میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ سر درد ٹھیک ہو جائے گا، آپ تو بلا وجہ ہی پریشان ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ بات سن کر مجھے اطمینان آ گیا، لیکن اندر ہی اندر مجھے ایک عجیب سا کھٹکا بھی لگ گیا کہ آخر ایسا کون سا درد ہے جو دن میں کسی نہ کسی وقت اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کا سر پھٹنے لگتا ہے اور کبھی مکمل طور پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ احمد، آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے روٹی بنا دیتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ اس نے مجھ سے کل کہا تھا کہ بس 2-3 دن کا ہی آٹا رہ گیا، مگر ابھی تک میں کوئی مزدوری یا نوکری تلاش نہیں کر پایا تھا۔ میں پڑھا لکھا تھا لیکن میں مزدوری بھی کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی انا کو بیچ میں نہیں لاؤں گا اور اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ 2 روٹیاں بنا لائی اور ساتھ میں شکر اٹھا لائی۔ ناتے، یہ کیا ہے، تم نے صرف 2 ہی روٹیاں بنائی ہیں، اپنے لیے تو روٹی نہیں بنائی کیا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ شاید آٹا آج ہی ختم ہو گیا ہے۔ میں 2 روٹیاں ہی کھایا کرتا تھا لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ میں پیٹ بھر کر کھا لوں اور میری بیوی بیچاری بھوکی رہ جائے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی چارپائی پہ بٹھا لیا اور ہم دونوں میاں بیوی نے مل کر شکر کے ساتھ روٹی کھانے لگے۔ اب رات گہری ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اپنی چارپائی بھی باہر لے آئے، اندر بہت زیادہ گرمی لگتی تھی اور پھر لائٹ بھی تو نہیں تھی۔ وہ اپنی چارپائی باہر لے آئی تو ہم باہر ہی سو گئے۔ کچھ دیر تو ہم دونوں باتیں کرتے رہے، پھر اچانک شاید اسے نیند آ گئی۔ میں اس سے کچھ پوچھ رہا تھا مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی، وہ سو چکی تھی۔ تو میں بھی کروٹ لے کر دوسری طرف سو گیا لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کب تک چلے گا، کل صبح کا کھانا کہاں سے آئے گا، یہی سوچ کر ہی میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو بھی دوبارہ کال کی تھی لیکن اس نے میری کال پک نہیں کی تھی۔ اب تو مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کہ اگر اس نے پیسے نہیں دیے تو میرا گزارا کیسے چلے گا۔ یہی سوچتے سوچتے نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ صبح میری آنکھ اذان کے وقت ہی کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو نازیہ سو رہی تھی، وہ بڑے آرام سے سو رہی۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔ وہ ایک صابر شاکر عورت تھی جس نے آج تک کبھی بھی مجھے دوسری عورتوں کی طرح غربت کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ میرے دوست اکثر کہتے رہتے تھے کہ ہماری بیویاں تو بڑی شکایتیں کرتی ہیں، حالانکہ ان کی نوکریاں بھی اچھی تھیں اور ان کے گھر کا گزارا بھی اچھا چل رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کی بیویاں شکایت کرتی تھیں۔ ایک میری بیوی تھی جس نے آج تک اف تک نہیں کہا تھا۔ کتنے دن ہمیں فاقے کرنے پڑے تھے جب مجھے نوکری کے بعد مزدوری نہیں مل رہی تھی، مگر اس وقت بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور یہاں تک کہ اپنی وہ انگوٹھی بھی اٹھا کر دے دی تھی جو میں نے اسے منہ دکھائی میں دی تھی۔ میں وہ انگوٹھی نہیں بیچنا چاہتا تھا اور میں نے اسے وہ انگوٹھی واپس بھی کر دی تھی۔ وہ انگوٹھی میں نے اس کے لیے بڑے چاہ سے بنوائی تھی۔ اس کے بعد مجھے مزدوری مل گئی تھی تو پھر مجھے وہ انگوٹھی بیچنے کی نوبت بھی نہیں آئی اور میں اب تک خدا کا شکر ادا کرتا تھا کہ وہ انگوٹھی میری بیوی کی انگلی میں ہی ہے۔ میں اٹھ کر وضو کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب میں وضو کر کے واپس آیا تو وہ بھی اٹھ چکی تھی۔ میں نے جان نماز بچائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی وضو کر آئی اور میرے ساتھ ہی نماز ادا کرنے لگی۔ ہمیں ابھی بھی دونوں ہی 5 وقت کی نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار مجھ پر ڈپریشن کا حملہ ہوتا تو میری کوئی نہ کوئی نماز چھوٹ جاتی تھی، لیکن وہ تو اتنی صابر تھی کہ آج تک کبھی بھی ناشکری نہیں کی تھی اور کبھی بھی کوئی نماز چھوڑی نہیں تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں کسی مزدوری کے لیے نکل جاتا ہوں تاکہ آج کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرا انتظار نہ کرے اور پڑوسن سے کچھ ادھار آٹا لے کر خود ناشتہ کر لے۔ وہ میری بات تو نہیں مان رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں ابھی رک جاؤں۔ وہ پڑوسن سے آٹا مانگ کر آتی ہے اور مجھے روٹی بنا کر دیتی ہے، لیکن میں نے اس کی بات نہیں مانی اور اس کو خدا حافظ کہتا ہوا منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل آیا۔ ابھی صحیح طرح سے سورج طلوع بھی نہیں ہوا تھا۔ میں اپنے علاقے سے بہت دور نکل آیا۔ وہاں میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک گھر بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے بھی وہیں پر کوئی کام مل جائے۔ جیسے ہی میں وہاں پر گیا مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مجھے کام نہیں دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے نکل کے میں کچھ آگے گیا، وہاں پر بھی لوگ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، غرض کی طرح کے کام ہو رہے ہوں، لیکن کوئی بھی مجھے کام پر نہیں رکھ رہا تھا۔
दोपहर को थका हारा भूख से नडाल बोझल कदमों के साथ जब मैं घर लौटा तो एक और परेशानी मेरा इंतजार कर रही थी। नाजिया फिर से सर पर पट्टी बांधे हुए थी। मैं समझ गया कि आज फिर से इसके सर में दर्द हो रहा है। इसे देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। मेरी बीवी बेचारी पिछले 15-20 दिन से इस तकलीफ से गुजर रही थी और मैं इसका इलाज भी नहीं करवा पा रहा था। मैं तो दिल ही दिल में खुदा से शिकवा करने लगा था कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो अपनी बीवी को बुनियादी ज़रूरियात भी फराहम नहीं कर पा रहा था। मैं तो इसके पास जाने से भी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसलिए बरामदे में ही बैठ गया। मेरे घर में एक कमरा, किचन और बाथरूम था। कमरे और किचन के आगे छोटा सा बरामदा बना हुआ था और बाथरूम घर के एक कोने में छोटा सा ही सिंह था जिसमें हम दोनों मियाँ बीवी रहते थे। खुदा ने अभी तक हमें औलाद की नेमत से भी नहीं नवाजा था। मेरी बीवी को औलाद की बड़ी चाहत है। औलाद की चाहत मुझे भी थी, लेकिन मैं चाहता था कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊं, उसके बाद ही इस बारे में सोचूं। अभी तो हम 2 थे, अगर 3 हो जाते तो फिर कहाँ से खर्चा पूरा होता। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कोई चोरी चकारी का काम कर लूं। बहुत से लोग ऐसा काम करते और एक मर्तबा तो मेरे एक जानने वाले ने भी कहा था कि मैं इनके ग्रुप में शामिल हो जाऊं तो वारे न्यारे हो जाए। लेकिन इस वक्त मैं हलाल की रोज़ी कमा रहा था और हराम में नहीं पड़ना चाहता था। अब मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। आखिर मैं क्या ही करता। मैं मजदूरी भी करना चाह रहा था, लेकिन कोई मुझे मजदूरी भी रखना नहीं चाहता था। मेरी बीवी दर्द से तड़प रही थी। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं था। मेरा दिमाग फट रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि ज़मीन खुदे और मैं इसके अंदर समा जाऊं, लेकिन मुझे अपनी बीवी को इस दर्द में अकेला तो नहीं छोड़ना था। मैं इसी वक्त ही कमरे में गया और इसका सर दबाने लगा। वो मुझे सर दबाने से रोक रही थी। वो कह रही थी कि सर दबाने से इसके सर में मज़ीद दर्द होता है। मैं परेशान था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैंने फिर से अपने दोस्त को कॉल की तो मेरी खुशी किस्मती कि इस बार इसने मेरी कॉल उठा ली। यार अकरम, मैं तुम्हें कल से काज पर काज कर रहा हूँ, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे? मैंने सिर्फ तुमसे 2,000 ही तो मांगे थे। मैंने कौन सा 2 लाख मांग लिया है जो तुम मेरी कॉल ही नहीं उठा रहे थे? अगर तुम पैसे नहीं देना चाहते थे तो फिर मुझे बता दिया होता ताकि मैं किसी और जगह से इंतज़ाम कर लेता। मैं उदासी के साथ बोला तो वह आगे से माफ़िया मांगने लगा और कहने लगा कि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था और फिर आखिर में इसने मुझे खुशी की खबर भी दे दी। इसने मुझसे कहा कि इसने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा काम ढूंढ लिया है और अब मुझे किसी से भी पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं होगी। इसकी बात सुनकर तो मेरी खुशी की इंतहा ही ना रही। मैं इससे पूछता रहा कि आखिर कौन सा काम है और मुझे क्या करना होगा, क्या मैं वो काम कर भी सकता हूँ या नहीं। मगर वो मुझसे कह रहा था कि वो मुझे मिलकर ही बताएगा कि आखिर काम क्या है। मैंने इससे कहा कि मैं कल ही इससे मिलने के लिए आ जाऊँगा तो वह कहने लगा कि नहीं, तुम्हारे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं खुद तुम्हारे घर आऊँगा। मैं तुमसे बड़े आराम से बात करना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हारा घर ही ठीक है। मुझे हैरत का झटका लगा कि आखिर ऐसा कौन सा काम है जो वो मुझे घर आकर ही बताना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं खुश था। मैं इस गुर्बत की ज़िंदगी से तंग आ चुकी। मैंने सोचा कि अल्लाह के करे कि अब कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी भी सुकून से गुजर जाए। मेरी बीवी भी वहीं लेटी हुई सारी बात सुन रही थी। इसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। नाज़िया, देखा तुमने, अल्लाह ताला ने हमारी सुन ली। अकरम ने मेरे लिए बहुत अच्छा काम ढूंढा है और वो कह रहा है कि वो कल आकर मुझे इसके बारे में सब कुछ बताएगा और मुझे कल से ही काम पर चला जाना होगा। बस अब हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। मैं इसके सर का बोसा लेते हुए बोला तो वो मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर तो वो दर्द से कराती रही, मगर फिर कुछ ही देर बाद इसका सर दर्द बिल्कुल ही गायब हो गया। मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे तो सबसे पहले मैं अपनी बीवी का ही इलाज करवाऊंगा। मुझसे इसकी ये रोज़ रोज़ की बीमारी देखी नहीं जाती थी। वो मेरी गुर्बत की वजह से इस बीमारी को सज़ा के तौर पर भुगत रही थी, जो मुझे मरकर भी कबूल नहीं था। अब मुझे बेसब्री से कल का इंतज़ार था। अकरम ने कहा था कि वो दोपहर में आएगा। अभी तो बहुत टाइम पड़ा था। नाजिया ने मुझसे कहा कि वो पड़ोसन से कुछ आटा उधार ले आती और इसने रोटी बनाकर किचन में रख दी, मैं जाकर खा लूँ। मुझे अपनी बीवी पर बड़ा प्यार आया। वो हर वक्त हर मुश्किल में मेरी मदद किया करती थी और इस बार भी इसने मुझे भूखा नहीं रहने दिया था। अब मैं खुश था और खुशी खुशी ही किचन में आकर खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद मैं अपनी बीवी के पास पहुंच गया।
इसे भी अब कल का ही इंतज़ार था, अगले कल पर ही हमारी ज़िंदगी का सारा अनसार था। वक़्त तो गुज़रने का नाम ही नहीं ले रहा था, या शायद हम ही ज़्यादा बेसब्री से वक़्त गुज़रने का इंतज़ार कर रहे थे। सच ही कहते हैं कि जब कोई वक़्त को जल्दी गुज़ारना चाहिए तो वक़्त गुज़रता ही नहीं, और जब इंसान चाहे कि वक़्त रुक जाए तो वक़्त पर लगाकर उड़ने लगता है। हमारा भी यही हाल था। बड़ी मुश्किल से शाम हुई। शाम को नाज़िया ने इसी आटे से रोटी बनाई जो वो पड़ोसन से लाई थी। अब आटा ख़त्म हो चुका था, यानी कि रात और सुबह में ही वो आटा ख़त्म हो गया था। अब सुबह का भी इससे वही मसला था, लेकिन अब मुझे ज़्यादा फ़िक्र नहीं कि मैंने सोचा कि कल मैं जाकर मोहल्ले वाली दुकान से कुछ उधार ले आऊँगा। इसके बाद तो इंशाल्लाह मैं खुद ही कमाने लगूँगा। रात को हमने खाना खाया और पुरस्कून नींद सो गए। सुबह उठकर मैं नमाज़ पढ़ने के बाद ही नौकर की दुकान पर आ गया। वो दुकान हमारे मोहल्ले के अंदर ही थी, और वो दुकान वाला अक्सर ही मोहल्लेदारों को कर्ज पर सौदे दे दिया करता था। कासम भाई, मुझे एक दिन के लिए कुछ सौदे उधार दे दें, मैं कल परसों तक आपके पैसे चुका दूंगा। मैंने कासम भाई से कहा तो अजीब नज़रों से मुझे देखने लगे। नदीम, तुम्हारा अभी भी मेरे पास 2000 उधार रहता है, पहले वो तो चुका लो। बस तुम तो उधार पे उधार ले जा रहे हो। मेरी भी तो छोटी सी दुकान है, मैंने भी तो अपने घर का गुजारा चलाना होता है। जाओ भाई, कोई और राह देखो। कासम बोला तो मुझे शर्मिंदगी ने घेर लिया, लेकिन इस वक्त मैं इनकी मिन्नतें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था, ना ही मेरे पास कोई दूसरा चारा था। कासम भाई, आपको अल्लाह ताला का वास्ता, बस मुझे 2-3 दिन के लिए उधार दे दे। मैं बोला तो कासम कुछ खामोश सा हो गया और फिर पूछने लगा कि क्या चाहिए मुझे। इसकी बात सुनकर खुशी हुई थी। अकरम ने मुझसे कहा था कि वो मुझे एडवांस में भी कुछ पैसे दिला देगा। मैंने इससे थोड़ा सा आटा दाल और घी ले लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। वो सामान 850 रुपये का बना था। जब मैं घर पहुंचा तो नाज़िया हैरान रह गई। मैं इसे बिना बताए ही आ गया था। मैंने इसे सब कुछ सच सच बता दिया और कह दिया कि आज सब मुझे एडवांस में कुछ पैसे मिलेंगे तो मैं इससे कासम भाई का पिछला और आज वाला सारा उधार ही चुका दूंगा। तो वो कहने लगी कि नदीम, अगर तुम्हें नौकरी ना मिली तो हम क्या करेंगे और फिर उधार कैसे चुकाएंगे। इसकी बात सुनकर तो मुझे भी परेशानी ने घेर लिया, लेकिन मैंने इस पर कुछ भी जाहिर नहीं किया। मैं इसे परेशान नहीं करना चाहता था। नाज़िया, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखो, देखना सब कुछ अच्छा से हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। बस तुम खाना बना दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और फिर आज अकरम ने भी तो आना है। मैंने उससे कहा तो वो नाश्ता बनाने के लिए किचन में चले गई और मैं कमरे में बैठा इसका इंतज़ार करने लगा। 1 घंटे बाद वो नाश्ता तैयार करके ले आई। हम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर खाना खाया। आज मैं किसी मजदूरी की तलाश के लिए नहीं गया था। मैं तो इतना खुश हो गया था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरा काम बस पक्का ही हो गया। अकरम ने कहा था कि वो मेरे लिए बात कर चुका है और अब बस मुझे काम करना होगा। वक्त गुजरता ही गया, फिर दोपहर भी हो गई। दोपहर को अकरम हमारे घर आया तो मेरी बीवी ने पड़ोसन से थोड़ा सा दूध और पत्ती लेकर इसके लिए चाय बना दी। चीनी तो मैं सुबह ही ले आया था। मेरी बीवी कमरे में बैठी थी। अकरम मेरा बहुत पुराना दोस्त था और वो अक्सर ही हमारे घर आता जाता था। मेरी बीवी इससे पर्दा नहीं करती थी। वो मुझे इशारे से कह रहा था कि भाभी को बाहर भेजो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझे नाज़िया को बाहर भेजने का कह रहा है। मैंने सोचा कि अब नाज़िया को बाहर भेज देता हूँ, बाद में इसे अपने मुंह से सब कुछ बता दूंगा। मैंने नाज़िया से कह दिया कि तुम जाकर घर के दूसरे काम करो, हमें बात करनी है। तो वो फरमाबरदार बीवियों की तरह फ़ौरन वहाँ से उठकर चले गए। अकरम, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम नाज़िया की मौजूदगी में नहीं कर सकते थे, तुम बताओ तो सही। मैंने कहा तो वो तमीद बांधने लगा। नदीम, बात दरअसल ये है कि तुम्हें काम कोई नहीं करना, बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। इसके बाद तो तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। वो बोला तो मुझे मज़ीद तजस्सुस होने लगा। अकरम, पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? सीधा सीधा क्यों नहीं बता देते कि आखिर काम क्या है? क्या मैं वो काम कर भी सकता हूँ या नहीं? पिछली मर्तबा भी दफ्तर वालों ने मुझे ये कहकर निकाल दिया था कि मुझे इसका काम का तजर्बा नहीं है, हालांकि मैं काम भी अच्छा कर रहा था। मैं बोला तो अकरम मुस्कुराने लगा। यार, काम तुम्हारे बस का है, लेकिन बस तुम्हारे जिगरा बड़ा करना होगा। मैं तो तुम्हारी गुर्बत की वजह से ही तुम्हारे पास ये ऑफ़र लाया हूँ। वैसे मैं ये काम खुद नहीं करता, तुम्हें तो पता है मेरे पास नौकरी है। मेरा एक जानने वाला है, वही ये काम करवाता है।
میں تمہیں اس سے ملوا دوں گا، وہی تمہیں کام کی ساری تفصیل بتائے گا۔ اکرم بولا تو مجھے حیرانی ہوئی، وہ مجھے کام نہیں بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اب ایک اور شخص مجھے کام بتائے گا۔ اکرم آخر تم مجھے سب کچھ سچ سچ بتا کیوں نہیں دیتے؟ میں جانتا ہوں کہ تم اس کام کے بارے میں جانتے ہو، مجھے بتا دو، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے۔ میں بولا تو وہ خاموش بیٹھا رہا اور پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ وہ مجھے کل ہی اس آدمی سے ملائے گا اور وہ آدمی ہی مجھے سارا کام سکھائے گا۔ اکرم یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو سوچا کہ تم آج مجھے کچھ ایڈوانس بھی دے دو گے تو میں نے اپنے ادھار وغیرہ چکا دوں گا، مگر اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے کل اس آدمی سے ملنا ہوگا اور اس کے بعد ہی مجھے کام ملے گا، یا یہ کیا مذاق ہے؟ میں تھوڑا غصہ ہو کر بولا وہ میرے بچپن کا دوست تھا اور میں اس سے بھلا دھڑک ہی بول رہا سکتا تھا۔ وہ ناراض نہیں ہوتا تھا۔ ارے یہ بھی کوئی بات ہے، اس آدمی نے مجھے 10,000 روپے ایڈوانس میں دیے تھے اور کہا تھا کہ میں تمہیں دے دوں، مجھے تو باتوں میں بھول ہی گیا۔ وہ جیب میں ہاتھ مارتے ہوئے بولا تو میں خوش ہو گیا۔ وہ جیب سے 10,000 نکال کر مجھے دے چکا تھا جو میں نے اپنی مٹھیوں میں چھپا رکھے تھے۔ 10,000 تو میرے لیے 10 لاکھ کے برابر تھے۔ جب سے میری نوکری گئی تھی میں تو 1000 دیکھنے کے لیے ہی ترس گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج جا کر ہی اپنی بیوی کا علاج کرواؤں گا۔ اب میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ مجھے کرنا کیا ہوگا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس گناہونے کام میں پھنسایا جا رہا ہے۔ میں جسے اپنے بچپن کا دوست اور ہمدرد سمجھ رہا تھا وہ تو میری بدنامی کروانے پر تلا ہوا تھا۔ اکرم نے مجھ سے کہا کہ میں کل اس سے اس کے دفتر میں ملوں تو وہ مجھے اس آدمی کے پاس لے جائے گا۔ مجھے کل کی سولی پر لٹکا دیا تھا لیکن مجھے زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میرے پاس پورے 10,000 تھے۔ اکرم جیسے ہی میرے گھر سے گیا تو نازیہ فوراً سے کمرے میں آ گئی۔ میرے ہاتھ میں 10,000 روپے تھے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ ندیم کیا آپ کو کام مل گیا ہے؟ کیسا کام ہے؟ تنخواہ کتنی ہے؟ وہ آتے ساتھ ہی سوال پہ سوال کرنے لگی تھی۔ نازیہ ابھی کام کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، اکرم نے کہا ہے کہ وہ کل ہی مجھے کام کی جگہ پہ لے جائے گا اور مجھے ایک دوسرے آدمی نے کام دینا ہے، وہ ایڈوانس میں 10,000 روپے دے گیا ہے، تم بس تیار ہو جاؤ، ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ میں بولا تو وہ بھی کچھ حیران ہوئی اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کرنے لگی۔ میں نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جو اکرم نے مجھ سے کہا تھا۔ میں اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ بھی میری طرح ہی پریشان ہو رہی تھی لیکن جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ پھر وہ تیار ہو گئی اور ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ہم ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس آئے تھے۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنی بیوی کو ایک اچھے سے ڈاکٹر کو دکھا سکوں اور ویسے بھی میں اس کے لیے پریشان تھا، اسی لیے سرکاری اسپتال میں دھکے نہیں کھانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں پر ہم غریبوں کی بات نہیں سنی جائے گی۔ اس ڈاکٹر نے کہا کہ اسے تو کچھ پتہ نہیں چل سکتا، ہمیں دماغ کا ایکس رے کروانا پڑے گا۔ تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس معمولی سا ہی درد ہوگا لیکن ڈاکٹر نے تو ایکس رے اور مکمل ٹیسٹ کروانے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم قریبی لیبارٹری چلے جائیں، وہاں پر ہمارا کام ہو جائے گا۔ میں اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر آ گیا تھا۔ میرے پاس 9,000 رہ گئے تھے، 1,000 تو اس ڈاکٹر نے لے لیے تھے۔ جب ہم لیبارٹری پہنچے تو وہاں مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ٹیسٹ ہونے میں تقریباً 8,000 روپے لگنے تھے اور اس کے بعد اگر کوئی ادویات لینی پڑتی تو اس کے لیے میرے پاس صرف 1,000 ہی رہ گیا تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے وہ ٹیسٹ کروا لیے۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن بعد رپورٹ آئیں گی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ جب رپورٹ آئیں گی تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ 2 دن بعد مجھے وہاں سے رپورٹس اٹھا کر پھر سے ڈاکٹر کو دکھانی تھی۔ میں اپنی بیوی کو لے کر گھر آ گیا تھا۔ نازیہ زیادہ پریشان نہیں تھی اور مجھے سمجھا رہی تھی کہ میں بھی زیادہ پریشان نہ ہوں، لیکن میں کیسے پریشان نہ ہوتا؟ نہ جانے میری بیوی کو ایسا کیا مسئلہ تھا کہ ایک تو اس کے اتنے زیادہ ٹیسٹ ہوئے تھے اور پھر اوپر سے ہر روز ہی اس کے سر میں درد ہونے لگتا تھا۔ آج بھی جب ہم ڈاکٹر سے واپس آئے تو اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کوئی دوا بھی نہیں دی اور کہا تھا کہ جب تک ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں آتی تب تک کوئی دوا نہیں دی جا سکتی۔ اب تو مجھے بے صبری سے کام شروع کرنے کا انتظار تھا۔ میرے پاس صرف 1,000 روپے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ جا کر دکان والے کو ادھار چکا دیتا ہوں لیکن پھر میں نے وہ 1,000 روپے اپنی جیب میں ہی رکھ لیے۔ میں نے سوچا کہ جب مجھے دوبارہ کام کے پیسے ملیں گے تو میں دکان والے کو دے دوں گا، ابھی میرے پاس پیسوں کا ہونا ضروری تھا۔ وہ دن بھی گزر گیا۔ میں نے 1,000 روپے میں سے 300 روپے کے سودے لے لیے لیکن اپنے محلے کی دکان سے نہیں بلکہ کچھ دور سے۔ اگر محلے کی دکان والے سے سودا لیتا تو وہ میرا 1,000 روپیہ بھی لے لیتا اور مجھے سودے بھی نہ دیتا۔ 1,000 سے زیادہ میرا اس کے پاس ادھار تھا۔
अब मेरी जेब में सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये रह गए थे। पहले तो मैं बेचारा बहुत खुश हो रहा था 10,000 रुपये में, तो हमारा महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर जाना था। लेकिन वो तो एक ही दिन में हाथ की मैल की तरह चले गए थे। लेकिन फिर भी मैं मुतमिन था कि मेरी बीवी के टेस्ट तो हो गए। अब मुझे बेसब्री से कल का इंतज़ार था। मैं काम पर जाना चाहता था और इसके अगले दिन मैंने अपनी बीवी की रिपोर्ट भी उठानी थी। वो दिन भी गुजर गया। जब अगले दिन मैं अकरम के दफ्तर गया तो वो मुझे एक नई जगह पर ले गया। वो एक अजीब सी बैठक नुमा जगह थी जहाँ पर कुछ अजीब अजीब से लोग, मोटी तोंदों वाले अमीर से लोग, न जाने वहाँ पर बैठ के क्या कर रहे थे। एक आदमी ने मुझे और अकरम को बुलाया और एक दूसरे कमरे में ले गए। अकरम ने इस आदमी से कहा कि वो मुझे काम की सही हालात बता दे, तो वो आदमी मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। अकरम, क्या तुम सच कह रहे हो? ये आदमी काम करेगा या नहीं? ये ना हो कि पैसे लेकर भाग जाए। 10,000 तुमने इसे दे तो दिए थे ना? वो आदमी बोला तो अकरम मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि मैंने तो इस मर्तबा अपने आदमी को चुना है। इसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम बस इसे काम समझा दो। मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस से ज़्यादा देर की छुट्टी नहीं मिलती। अकरम ये कहता हुआ वहाँ से चला गया। मैं इसे रोकना चाह रहा था मगर मेरे सारे अल्फाज मेरे मुंह में ही दम तोड़ गए। वो आदमी मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखने लगा था। वो मुझे देख देख कर अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा था, जैसे मैं कोई आम इंसान ना हूँ या मेरे सर पर सींग लगे हुए हो। भाई साहब, मुझे क्या काम करना होगा? आप मुझे बता दें, मुझे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने तो वो भी संजीदा होकर बैठ। तुम्हें अपनी बीवी के साथ रात वाली वीडियो बनानी होगी। इसमें चेहरा वगैरह नहीं दिखाना, बस वीडियो बना के ले आना। मैं तुम्हें हर वीडियो के 50,000 रुपये दूंगा। बेशक तुम मुझे एक दिन की 2-3 वीडियो भी दे दो, मैं तुम्हें इसी हिसाब से ही पैसे दे दिया करूँगा। वो आदमी बोला तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो मुझे अपनी इज्जत बेचने का कह रहा था। मैं कैसे ये मान सकता था? लेकिन जब मैंने पैसे सुने तो मुझे भी कुछ लालच आ गया। और वैसे भी तो वो आदमी कह रहा था कि हमारा चेहरा वगैरह नज़र नहीं आना चाहिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने बिना सोचे समझे फ़ौरन हामी भर ली कि मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। और दूसरा, मैं अपनी बीवी की बीमारी से भी डर रहा था। न जाने इसे ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसके टेस्ट पर ही 8,000 लग गए थे। इसके इलाज पर न जाने कितने पैसे लगने थे। मैं अपनी बीवी को यूं मरने तो नहीं दे सकता था, और अभी तो इसकी बीमारी का पता ही नहीं था। भाई, मेरे पास स्मार्ट मोबाइल नहीं है तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। बोले, बादशाह, कैमरा हम तुम्हें खुद प्रोवाइड करेंगे, तुम्हें बस काम करना है। काम होगा, 50,000 से पैसे भर भी सकते हैं। इस आदमी ने कहा तो मैं खुश हो गया। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी कैमरा लेकर घर पहुंच जाऊं और इन्हें काम करके दे दूं ताकि मेरे पास पैसे आए। इस गुर्बत से मैं तंग आ गया था। सच ही कहते हैं कि गुर्बत इंसान की चीखें निकलवा देती है। मैं तो जीना ही भूल गया था। हम मियाँ बीवी तो बस एक लाश की तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। भूखे पेट हम हर रोज़ ही सोते, थोड़ा बहुत खाना मिलता और वो भी उधार मेरे सर पर चढ़ चुका था और लोग अभी मुझे तंग करने लगे थे। मैंने अपने एक और 2 दोस्तों से भी पहले उधार ले रखा था और अब दुकान वाले का भी उधार हो गया है। मेरी बीवी भी तो कितने घरों से कभी ना कभी चीज़ें मांग कर आई थी। औरतें भी इसे बातें सुनवाती थी। मेरे पास ये काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। इस आदमी ने मुझे कैमरा दिया और कहा कि इसे इस एंगल से सेट करना कि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का चेहरा नज़र नहीं आना चाहिए और ना ही कोई आवाज़ें आए। हमें इस तरह की वीडियो चाहिए। हम इसे बाद में अपनी तरह से सेट कर लेंगे। किसी तरह भी तुम लोगों का चेहरा नहीं आना चाहिए। ये बात तो मेरे लिए और भी खुशी की थी जब हमारी बदनामी ही नहीं होनी थी, तो मुझे क्या परवाह थी। वैसे भी मैं गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। मैंने इस आदमी से वो कैमरा चलाना सीखा और फिर वहाँ से बाहर निकल आया। मैं कैमरे को एक शॉपर में लेकर आ रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि इतना महंगा कैमरा कोई छीन ना ले। इस आदमी ने कहा था कि वो कैमरा बहुत ही महंगा है। वो साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं था। मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं मानेगी। वो 5 वक़्त की नमाज़ी एक नेक खतून थी। अगर वो भूख से मर भी जाती तो वो ये काम ना करती। इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं इससे भी ये बात नहीं छुपा लूँगा और इससे कहूँगा कि मुझे एक ऐसा काम मिल गया है जिसमें मुझे 1-2 घंटे ही जाना पड़ता है। मैंने सोचा कि 1-2 घंटे में मैं ये वीडियो देने के लिए आ जाऊँगा और इसके बाद सारा दिन घर पर रहूँगा। मैं बहुत खुश था। मेरी तो सारी परेशानियाँ ही ख़त्म हो गई थी।
इस आदमी ने अब भी मुझे 10,000 एडवांस में दे दिए थे और कहा था कि 10,000 पहले मेरे पास हैं, जब मैं इससे वीडियो बना कर दूंगा तो वो मुझे 30,000 रुपये और देगा और फिर हमारी एक वीडियो के पैसे मुकम्मल हो जाएंगे। जब इस आदमी ने कहा था कि मैं एक से ज़्यादा वीडियो भी एक दिन में दे सकता हूँ, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात थी। एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की चाहिए थी। मैं दिन में 2 वीडियो बनाने का सोच रहा था। मैं परेशान भी था कि आखिर मेरा कैमरा कैसे छुपाऊंगा। मेरी बीवी समझदार थी और मैं जानता था कि वो बहुत जल्दी कैमरे को देख लेगी, लेकिन अब मुझे किसी न किसी तरह कैमरा छुपाना तो था। मैं ये सोच भी रहा था कि मैं जब घर जाऊंगा तो वो ये कैमरा देखकर पूछेगी कि मैं इसे क्यों लाया हूँ। वो छोटा सा कैमरा था, मैंने शॉपर को जेब में डाल लिया। मेरी जेब अब ज़रा बड़ी बड़ी लग रही थी, लेकिन वो कैमरा तो छुप गया था। मैं घर पहुंचा तो वो खुश खुश से दिखाई दे रही थी कि आज मैं काम करके आऊँगा। जब मैंने आकर इसे काम की खुशखबरी दी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और खुशी के मारे मेरे गले से लग गई। इसे इतना खुश देखकर मेरी आंखों नम होने लगी थी। मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा था कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, क्या मुझे ये काम करना भी चाहिए या नहीं। लेकिन इसी काम से ही तो मेरी बीवी खुश हुई थी और इसी की वजह से ही तो मुझे एडवांस में पैसे मिले थे। अब मेरे पास ये काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। नदीम, आपको क्या काम मिला है? क्या कोई अच्छा काम है जिसके इतने ज़्यादा पैसे हैं? वो मासूम से चेहरे के साथ पूछने लगी तो मुझे चुप लग गई। हाँ नाजिया, मुझे एक अच्छा काम मिला है और मुझे ज़्यादा टाइम जाना भी नहीं पड़ेगा। तनख्वाह भी महीने की अच्छी खासी है। बस तुम ये छोड़ो और ये बताओ कि आज मैं बाहर से क्या खाना लाऊं। मेरे पास 10,000 थे और मैंने सोचा कि मैं आज किसी अच्छे से होटल से खाना ले आता। मैं अपनी बीवी को तो बाहर होटलों में लेकर नहीं जा सकता था, इसलिए ही मैंने सोचा कि मैं ही जाकर खाना ले आता। तो वो कहने लगी कि इसे चिकन बिरयानी खानी है। हमें चिकन बिरयानी खाए हुए न जाने कितने महीने या साल के करीब हो चुका था। मैं इसी वक्त ही घर से बाहर निकल आया और रिक्शे में बैठकर शहर के बाहर सबसे बड़े होटल में पहुंच गया। वहाँ पर मैंने 3 प्लेट चिकन बिरयानी पैक करवाई थी। लोग तो हम 2 ही थे, लेकिन फिर भी मैंने 3 प्लेट करवा ली। मुझे भी भूख लग रही थी और मैं जानता था कि वो भी भूख से निडाल हो गई। घर आकर हम दोनों ने मिल बैठ कर ही चिकन बिरयानी खाई। मैंने वो कैमरा छुपा दिया था, मेरी बीवी इसे नहीं देख पाई। अब मुझे रात का इंतज़ार था। मैंने सोचा कि रात में कैमरे को किसी ऐसी जगह सेट करूँगा कि वीडियो खुद ब खुद ही बन जाए, फिर जाकर सुबह इसे वो वीडियो दे आऊँगा। रात में मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी और ना ही वो वीडियो बना पाया। मैंने सोचा कि आज रात नहीं तो कल रात ही बना लूँगा। 2-3 दिन की ही तो बात थी, वीडियो तो बन ही जानी थी। मैं बहुत खुश था। मेरे पास अब भी 9,000 मौजूद थे। 1,000 की मैं बिरयानी लेकर आया था। सुबह मुझे याद आया कि आज तो मैंने अपनी बीवी की रिपोर्ट उठाने के लिए जाना है। मैं सुबह सवेरे ही घर से ये कहकर निकला कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स उठाने के लिए जा रहा हूँ। मेरी बीवी को कुछ परवाह नहीं थी। वो कह रही थी कि देखना, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस सर का दर्द है और आज तो मेरे सर में दर्द भी नहीं हुआ। मैंने भी यही दुआ की, या अल्लाह ऐसा कोई मसला ना हो। सारे रास्ते में यही दुआ करते गया था, लेकिन जब मैंने वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई तो मेरे सर पर आसमान गिर गए। मेरी बीवी को ब्रेन ट्यूमर था और इसका इलाज बहुत महंगा था। इस डॉक्टर ने कहा कि मुझे 5-6 लाख का इंतज़ाम करना होगा। इसके बाद ही मेरी बीवी के दिमाग का ऑपरेशन होगा और इसके बाद ही वो ट्यूमर निकलेगा। मैं बोझल कदमों के साथ रिपोर्ट लेकर जब घर आया तो मेरी बीवी मुतमिन सी खड़ी थी और कहने लगी कि मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं होगा। इसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने इसे सब कुछ ही सच सच बता दिया तो इसकी भी आंखों से आंसू निकल आए। नदीम, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आपको छोड़कर जाना नहीं चाहती, प्लीज़ मुझे बचा लें। वो रोते हुए अपना सर मेरे सीने पर छुपा गई थी। इसको यूं रोता देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी थी। अब तो मेरे लिए ये वीडियो वाला काम बहुत ज़रूरी हो गया था। मैंने कमरे में एक ऐसी जगह पर कैमरा लगा दिया था कि जहाँ पर मेरी बीवी की भी नज़र ना पड़े और वीडियो भी बन जाए। अब मुझे रात का ही इंतज़ार था। सारा दिन ही मैं घर पर रहा और इतना परेशान रहा कि मेरा अपना सर दर्द करने लगा था। मेरी बीवी कमरे में ही नहीं थी, इसी वजह से मैंने कैमरा बड़ी आसानी से छुपा लिया था। वक्त गुजरता जा रहा था। रात हुई तो हम खाना वगैरह खाकर कमरे में आ गए। मैंने अपनी बीवी से कहा कि आज कमरे में ही सोते हैं।
وہ کہہ رہی تھی کہ باہر سونا ہے، اندر گرمی ہے، لیکن میں نے اس سے کہا کہ آج میرا اندر سونے کو دل کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا تو وہ بھی کچھ سمجھ گئی۔ وہ میری بیوی تھی اور میرے جذبات سمجھتی تھی۔ وہ اندر آ کر لیٹ گئی۔ کیمرہ اس اینگل میں لگا ہوا تھا کہ ہم دونوں کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے، اور مجھے پورا یقین تھا کہ میں آج ویڈیو بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایسا ویسا کچھ کرتے جو ویڈیو میں ریکارڈ ہوتا، میری بیوی اٹھ کر چلے گئی۔ اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں پانی پی کر آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہوئے باہر نکل کے جب وہ پانی پی کر آئی تو اندر آتے ہی اس کی نظر الماری پر گئی۔ وہ کیمرہ دیکھ چکی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نازیہ ادھر آؤ، کیا کر رہی ہو؟ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں اسے بلانے لگا مگر وہ کیمرہ کو دیکھ رہی تھی۔ ندیم دیکھیں یہاں پر کیا رکھا ہے؟ اس نے ہاتھ سے کیمرہ اٹھایا اور میری طرف لے آئی۔ دیکھیں یہ تو مجھے کوئی کیمرہ لگتا ہے۔ وہ بولی تو میرے پسینے چھوڑ گئے۔ میں اسے کیسے سچ بتاتا؟ اب میرا ضمیر ایک مرتبہ پھر سے مجھے جھنجھوڑنے لگا تھا۔ میں اسے سچ نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن میں جھوٹ بھی نہیں بول سکا تھا۔ پھر میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ندیم، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ میری عزت کو یوں بازاروں میں روندیں گے۔ بھلے ہی ہم فاقوں سے مر جاتے ہیں، میں بیماری سے مر جاتی، لیکن مجھے یہ منظور نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا تو وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ دور رہیں مجھ سے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ مجھے تو خود سے گھن محسوس ہو رہی ہے کہ میں کیسے انسان کی بیوی ہوں۔ وہ بولے جا رہی تھی اور میرے دل پر چھڑیاں چل رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو نازیہ، میں یہ سب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تمہارا علاج کروانا چاہتا تھا اور تمہیں ایک بہترین زندگی دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ میں محنت مزدوری ڈھونڈ لوں گا، چاہے مجھے بھیک مانگنی پڑے، مگر میں یہ کام نہیں کروں گا۔ میں کل ہی اس آدمی کو جا کر یہ کیمرہ واپس کر آؤں گا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اسے آپ واپس کر آئیں، بھلے ہی میں اس بیماری سے مر جاؤں، اس سے اچھی مجھے موت منظور ہے۔ میں اپنی عزت کو یوں زمانے بھر رسوا نہیں کروا سکتی۔ آپ جانتے بھی ہیں کہ لوگ ان ویڈیوز کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بے شک ہمارے چہرے نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہم اس کے اندر موجود تو ہوتے ہیں نا۔ اب تو مجھے یہ ڈر ہے کہ اس میں میرا چہرہ چھپ گیا ہوگا۔ آپ اس کیمرے کو توڑنے وہ ضد کر رہی تھی، مگر میں وہ کیمرہ کیسے توڑ سکتا تھا؟ وہ اتنا مہنگا تھا اور میں پہلے ہی 20,000 ادھار میں لے چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے پریشانی کا اظہار کیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے وہی سونے کی انگوٹھی اتار کر دی اور کہا کہ اسے بیچ کر ادھار چکا دیں، لیکن آپ یہ کام مت کریں۔ ساری رات ہی وہ مجھ سے ناراض رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے مکمل طور پر راضی نہیں ہوئی تھی۔ صبح سویرے میں اس آدمی کو وہ کیمرہ دے آیا اور اس سے کہہ دیا کہ خدا کا واسطہ اگر اس میں میری بیوی کی تصویر چھپ گئی ہے تو اسے ختم کر دینا، ہمیں یہ کام نہیں منظور۔ میں نے اس آدمی کے پاس آنے سے پہلے انگوٹھی بیچ دی تھی اور اس سے مجھے اچھے خاصے پیسے مل گئے تھے۔ میں نے اس کو 20,000 دیے اور پھر وہاں سے باہر نکل آیا۔ ابھی میں اس بیٹھک سے باہر ہی نکلا تھا کہ ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بیٹا تم تو اچھے گھر کے معلوم ہوتے ہو، تو پھر یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ان کی بات سن کر مجھے شرمندگی نے آنگ گھیرا۔ میں نے انہیں شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ بتا دیا۔ میں رو رہا تھا کہ ایک انجان شخص کو میں اپنے دل کا حال سنا چکا تھا اور اب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ اس آدمی نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ایک بہت بڑے بنگلے پہ لے گیا۔ اس نے کہا کہ میری کوئی اولاد نہیں، مجھے تم بہت اچھے لگے ہو، کیا تم میرا بیٹا بننا پسند کرو گے؟ اس آدمی نے کہا تو میں اس کے گلے سے لگ گیا۔ میں بہت خوش تھا، خدا نے مجھے اس سے بچا لیا تھا اور اب میری بیوی کا علاج بھی ہونے والا تھا۔ جب میں گھر پہنچا اور اپنی بیوی کو سب کچھ بتایا تو وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھا خدا نے ہمارے بارے میں کیا سوچ رکھا تھا اور ہم کیا کرنے والے تھے۔ بے شک خدا بڑا کارساز ہے۔ کچھ ہی دنوں میں میری بیوی کا آپریشن بھی ہو گیا۔ اب ہم اس آدمی کے ساتھ ہی جس میں اپنا باپ سمجھتا تھا اور باپ ہی کہتا تھا، اس کے گھر میں رہتے تھے۔ اب میری بیوی کا آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور ہم اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی برائی سے رکتے ہیں تو خدا ہماری مدد ضرور کرتے ہیں۔